ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग करंट के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट यानी एसी और डीसी के बारे में समझ लिया था। हमने देख लिया था कि एसी की डिस्कवरी निकोला टेस्ला ने किया था और डीसी की डिस्कवरी करी थी थॉमस एडिसन ने। डीसी ज्यादा पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू एसी। डीसी को हम स्टोर कर सकते हैं। डीसी करंट जनरेट नहीं होता है, जनरेट होता है एसी ही। हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो बताओ, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम किस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं? एसी टू डीसी कन्वर्जन कम्यूटेटर। ठीक है, कम्यूटेटर। और कम्यूटेटर न रहे ऑप्शन में तो रेक्टिफायर। रेक्टिफायर। ठीक है, ओके। अच्छा, मैंने ये बताया था कि देखो, हम एसी करंट को जनरेट कर सकते हैं जनरेटर के थ्रू। जनरेटर, तो देखो जनरेटर का मैं थोड़ा सा फंक्शन बता देता हूँ कि जनरेटर कैसे काम करता है। जनरेटर में दो चीजें होती हैं। एक, ये कवरिंग रहेगी। इसमें कॉइलिंग रहेगा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा छोटा बनाता हूँ। कॉइलिंग है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो जिसमें से ये कॉइलिंग निकली रहेगी, इसे हम कहेंगे स्ट्रेटर। क्या कहेंगे? स्ट्रेटर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्ट्रेटर। ठीक है, स्ट्रेटर। और ये ले लो, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकलेगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड को काटने के लिए बीच में लगा रहेगा रोटर। ठीक है, रोटर। रोटर, रोटर जो रोटेट करेगा। ठीक है, रोटर। तो ये मैंने बना दिया रोटर। रोटर, रोटर क्या करेगा? रोटेट करेगा। रोटर क्या करेगा? रोटेट करेगा। ठीक है, रोटेट करेगा। अब इसी रोटर को कभी कभी, इसी रोटर को कभी कभी हम ये कहते हैं ये आर्मेचर भी कह देते हैं। इसी को हम कभी कभी आर्मेचर कहते हैं। कहीं कहीं पर रोटर लिखा रहेगा, कहीं कहीं पर आर्मेचर लिखा रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अच्छा। अब देखो, जब इस रोटर में ऐसे एक पेयर की पंखी लगी रहे, यानी ऐसे घूमेगा ये, एक बार ये जाएगा, एक बार ये जाएगा, तो इधर वाले के मैग्नेटिक फील्ड को काटेगा और ये इधर वाले के मैग्नेटिक फील्ड को काटेगा। ठीक है, तो जब एक पेयर की पंखी लगी रहती है तो इससे करंट जनरेट होता है, उसे कहते हैं एक फेज का करंट। फेज वर्ड सुना होगा, एक फेज का करंट। ठीक है, मान लो कि ये एक फेज का करंट यहां से स्टार्ट हुआ है और ऐसे से जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इसी रोटर में एक और पेयर ऑफ पंखी लगा दिया जाए, यानी कि हम ऐसे कर दे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, अब ये दो पेयर हो गया। तो देखो, जब ये एक बार काटेगा तो ये वाला पंखी करंट जनरेट नहीं करेगा क्योंकि ये काट नहीं पाएगा इसके मैग्नेटिक फील्ड को। लेकिन जब ये यहाँ पर पहुंचेगा, ये यहाँ चला जाएगा और ये मैग्नेटिक फील्ड को काटेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड को काट नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहां से जब दो पेयर ऑफ फैन लग जाएं किसी आर्मेचर में, तब वो देगा सेकेंड फेज का करंट। तो मान लो कि सेकेंड फेज का करंट जो जनरेट हो रहा है वो यहां से जनरेट हो रहा है। ठीक है, यहां से। उसके बाद अगर इसी में हम एक पेयर ऑफ पंखी और लगा दें, एक इधर लगा दूं, एक इधर लगा दूं, अब ये पंखी देगा। देखो, अब ये जब घूमेगा ऐसे से, तो इतनी तेजी से घूमेगा कि इससे भी एक फेज निकलेगा। इसे हम कहेंगे थर्ड फेज करंट। मान लो ये यहां से आया, तीन फेज का करंट सुना है कि नहीं? ठीक है, करंट, तीन फेज का करंट सुना होगा। फेज वन,
फेज 1, फेज 2, फेज 3। अब देखो, तुम जनरेटर देख के बता सकते हो कि ये जनरेटर को कितने फेज का करंट देगा। अगर जनरेटर में ये जो रोटर है उसमें 2 ही पंखी लगी हैं, मतलब ये एक फेज का करंट देगा। एक फेज का करंट थोड़ा कम पावरफुल होता है ना। अगर रोटर में 4 पंखी लगी हुई हैं, यानी वो चारों मिल करके काटेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये 2 फेज का करंट देगा। 2 फेज का करंट एक फेज के करंट से ज्यादा पावरफुल होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें 6 पंखी लगी हुई है, यानी वो 3 फेज का करंट देगा, और 3 फेज का करंट सबसे पावरफुल होता है। तो तुमने अगर एक चीज नोटिस किया होगा कि अगर तुमने कहीं पर रेंट पर घर लिया है, रेंट पर घर लिया है, वहां पर अगर बिजली का कनेक्शन लगा है तो वो पूछते हैं कि भाई आपको कितने फेज की बिजली चाहिए। अगर एक फेज की बिजली चाहिए तो आपको मिलता है सीधा घरेलू यूज के लिए डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक यूज, और डोमेस्टिक यूज में जो हमारे अप्लायंसेस होते हैं, जैसे पंखा हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, लाइट हो गया, ये सारे के सारे कम पावर पे काम कर लेते हैं, तो एक फेज से हमारा काम चल जाता है। लेकिन अगर अगर तुम्हें आटा चक्की खोलना है, तो आटा चक्की में जो मशीन आता है, आटा चक्की की मशीन, वो तो हाँ एक फेज में वो काम करेगा नहीं, उसके लिए चाहिए रहता है 3 फेज का करंट। उसके लिए चाहिए रहता है 3 फेज का करंट। कितने फेज का करंट? 3 फेज का करंट। तो जब आप कहोगे कि नहीं हमें 3 फेज का करंट चाहिए, तब जो बिजली विभाग वाला रहेगा वो समझ जाएगा ये डोमेस्टिक यूज के लिए नहीं ले रहा है, ये कमर्शियल यूज के लिए ले रहा है, ठीक है, कमर्शियल यूज। और इसी फेज के बेसिस पर वो आपका बिजली बिल भेजेंगे। अगर आपका डोमेस्टिक यूज है तो बिजली बिल कम यूनिट आएगा, मान लो 2 रुपए पर यूनिट आ रहा है, मान लो 2 रुपए पर यूनिट आ रहा है। लेकिन वही अगर कमर्शियल है तो वो देंगे 4 रुपए पर यूनिट, ठीक है। तो तुमने देखा होगा कि किसी किसी घरों में कमर्शियल मीटर लगा रहता है और किसी किसी में डोमेस्टिक मीटर लगा रहता है। कैसे पता चलता है कमर्शियल और डोमेस्टिक का? तो ये फेज से। अगर तुमने कहा कि बिजली घर में जाकर के, मतलब जहां पर जो तुम्हारा जैसे टाटा का है या रिलायंस का है, जिसका अडानी का है, अडानी का शेयर तो बहुत डूब रहा है अभी, ठीक है। तो अगर अडानी का या किसी का भी आप बिजली लगवाने जाओगे तो उसको कहोगे कि भैया हमारे यहाँ एक फेज का लगाओ, तो वो जान जाएगा कि भाई तुम डोमेस्टिक यूज के लिए कर रहे हो, वो तुम्हें डोमेस्टिक यूज के हिसाब से बिजली बिल भेजेगा। लेकिन कहोगे कि हमारे यहाँ 3 फेज का लगा दो, और चाहे तुम उसको डोमेस्टिक घर में ही इस्तेमाल करो, भले तुम्हारे कोई चक्की आटा नहीं है या गेहूं जो दरने वाली या धान दरने वाली कोई मशीन नहीं है, फिर भी वो तुम्हें जो पैसा लेगा वो कमर्शियल यूज के हिसाब से लेगा। क्यों? क्योंकि तुमने 3 फेज का करंट लिया है, 3 फेज का करंट। अब देखो, 3 फेज का करंट जब हम लेते हैं, ठीक है, तो हर फेज अलग अलग तार से जाता है। जैसे अगर फेज 1 है, फेज 1, तो इसके लिए जाएगा एक तार, इसमें खाली फेज 1 जाएगा, इसका कुछ अलग वोल्टेज रहेगा। फेज 2 ये अलग तार से जाएगा, इसका कुछ और वोल्टेज रहेगा। और फेज 3 इसका एक अलग तार जाएगा, इसमें कुछ अलग वोल्टेज रहेगा। तो जब आप 3 फेज का लोगे तो आपको इन तीनों में से कनेक्शन दे देगा, तीनों में से कनेक्शन देगा। लेकिन आप एक फेज का लोगे तो इसी 3 वायर में से किसी में से एक कनेक्शन दे देगा, चाहे इसमें से दे दे, चाहे इसमें से दे दे, चाहे इसमें से दे दे। समझ में आया? अभी मैं समझाऊंगा। हाँ, तीनों अलग अलग वोल्ट के रहते हैं। कभी कभी मतलब कि लोड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है। हो सकता है कि जो फेज 1 गया है यहाँ पर 100 घर हैं, 100 घर हैं होम, तो इसमें कुछ और वोल्टेज रहेगा ताकि वो 100 घर में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है फेज 2 जो गया है यहाँ पर 50 ही घर है, तो इसमें वोल्टेज कम रहेगा। और ये फेज 3 मान लो इस तार में 1000 घर है, 1000, तो इसमें सबसे ज्यादा हाई वोल्टेज रहेगा। तो तीनों में वोल्टेज अलग अलग रहता है। यहीं पर मैं समझाऊंगा कि जो पक्षी होते हैं, पक्षियों को करंट क्यों नहीं मारता और किस सिचुएशन में पक्षियों को करंट मार देगा। पहले ये बताओ कि तुमको ये समझ में आया कि जो जनरेटर होता है,
जनरेटर में हम फेज कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि जनरेटर को देख करके कि ये पावरफुल जनरेटर है या कम पावर का जनरेटर है, पता चल जाएगा। हाँ, उसके रोटर में जो उसका फैन है उसको देख करके हम बता सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ओके, बताओ, मैं ये चीज बना रहा हूं, यह है जनरेटर। जनरेटर का जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटर। स्ट्रेटर, स्ट्रेटर, ठीक है, हाँ, स्ट्रेटर, स्ट्रेटर। और उसके बाद जो बीच में घूमेगा इसको हम कहेंगे रोटेटर या आर्मेचर। रोटर, रोटेटर नहीं जी, रोटर, रोटर या आर्मेचर। ठीक है, रोटर या आर्मेचर, रोटर या आर्मेचर। अच्छा, एक बात बताओ जैसे इसमें बिजली बनना शुरू हो गया, बिजली जैसे ही बनना शुरू हो जाएगा, मैंने यहाँ से तार निकालना है तो तार ऐसे डायरेक्टली निकाल नहीं सकते। अब ये जो रोटर रहेगा वो कहीं न कहीं बाहर किसी न किसी चीज से जुड़ा रहेगा। अगर तुमने गांव में देखा होगा कि लोग इंजन का यूज करके अपने मशीन वगैरह चलाया करते थे जब बिजली नहीं होती थी। इंजन में तेल डालते थे, उसके बाद धक 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 चलाते थे और फिर वो बिजली जनरेट करता था और उससे उनकी मशीन चलती थी। देखा है? हाँ, तो देखो, तब ये बाहर किसी न किसी चीज से कनेक्ट रहेगा ताकि इसको हम घुमा सके, और जब ये कनेक्ट रहेगा तो इसी के ऊपर लगा देते हैं स्लिप रिंग। स्लिप रिंग। अब इस स्लिप रिंग में आता है करंट, और इस स्लिप रिंग से करंट को बाहर लाने के लिए एक यहाँ पर ब्रश लगाते हैं। ब्रश वो कार्बन का बना रहता है। उस ब्रश से हम क्या निकाल सकते हैं? हम तार, वायर को निकाल सकते हैं जो बिजली को कैरी करेगा। समझ में आया? तो ये दो चीजें याद रखना है यहाँ पर। एक लगता है स्लिप रिंग और स्लिप रिंग के ऊपर लगता है ब्रश। ब्रश किसका होता है? कार्बन का। उसके बाद इसी ब्रश से क्या निकलेगा? वायर। ठीक है, वायर, और बिजली बन जाएगी, बिजली बन जाएगी। तो ये जनरेटर समझ में आ गया? जनरेटर। अच्छा, अब ये जो बिजली बनेगी, ये बिजली बताओ कौन सी बनेगी, एसी या डीसी? नहीं, डीसी कभी नहीं बनती है जी, हमेशा बनती है एसी ही। हम एसी को कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या लगा करके? कम्यूटेटर। ठीक है, कम्यूटेटर या रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, ठीक है। एसी हमेशा करंट बनता है एसी के फॉर्म में, बस उसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं डीसी में। डीसी करंट कभी भी बनता नहीं है। ठीक है, हम डीसी को स्टोर कर सकते हैं बैटरी वगैरह में। ठीक है, चलो अब हम ये समझते हैं, तीन चीजों को हमें समझना है। एक को हम कहते हैं फेज, कई बार सुना होगा, फेज, न्यूट्रल, अर्थिंग, सुना है? फेज, हाँ, मैं समझाता हूँ। न्यूट्रल, अर्थिंग, ठीक है। देखो, फेज के बारे में तो मैंने बता दिया कि तुम जनरेटर को देख करके ही ये बता सकते हो कि ये जनरेटर कितने फेज की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, एक फेज, दो फेज या तीन फेज। अमूमन जो जनरेटर होते हैं वो या तो एक फेज के होते हैं या तो तीन फेज के होते हैं। दो फेज का कोई भी जनरेटर नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ, ये वही फेज है जो अभी मैंने बताया। अभी फेज वही है जो अभी मैंने बताया। अब देखो, मैंने बताया कि हर फेज के लिए अलग अलग ट्रांसमिशन लाइन की जरूरत पड़ती है, अलग अलग वायर की जरूरत पड़ती है ना? हर फेज के लिए हमें अलग अलग वायर की जरूरत पड़ती है। ओके, अब देखो, मान लो कि जहां पर बिजली बन रही है, अब वहां से मान लो कि 100 वोल्ट की बिजली बनी। अब इस 100 वोल्ट को मुझे बढ़ा करके 1000 वोल्ट बनाना है, तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पर? 100 वोल्ट को बढ़ाकर, हाँ, 100 वोल्ट को बढ़ाकर 1000 वोल्ट बनाना है,
तो मैं कैसे कर सकता हूँ, किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके कर सकता हूँ? रेजिस्टेंस वोल्टेज को बढ़ाता है। रेजिस्टेंस क्या वोल्टेज को बढ़ाता है? वोल्टेज को बढ़ाने का काम कौन सा इंस्ट्रूमेंट करता है? अगर मैं कहूंगा कि तुम्हारे घर में वोल्टेज कम है, उसको बढ़ाना है, तो क्या करोगी तुम क्या सलाह दोगी किसी को, किसी मिस्त्री को? अरे वो कर, वोल्ट करंट कैसे बढ़ाएगा? वो वो क्या कोई ग्रीस का देवता है जो करंट मारता है, या इंद्रदेव है वो बादल से बिजली कड़काएगा और करंट बढ़ जाएगा? भाई, हम वोल्टेज को कैसे बढ़ा सकते हैं? सिंपल सी सवाल, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर वोल्टेज कम है, उसको बढ़ाना है, तो हम किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे? ट्रांसफॉर्मर। अरे, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये मैं बना दे रहा हूँ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर। अब इस ट्रांसफॉर्मर से मैं 3 फेज का करंट निकालूंगा, ठीक है। तो तीन तीन कुंडी निकाल देता हूँ ताकि वहां से करंट निकले। अब देखो, हमने कहा कि भाई 3 फेज का करंट निकलेगा, 3 अलग अलग वायर चाहिए। एक वायर, 2 वायर, और एक ले लेता हूँ 3 वायर, ठीक है, 3 वायर, 3 वायर। अब देखो, एक चीज याद रखो, यहाँ पर जब मैं फेज की बात करूंगा, कहते हैं, अगर तुमने सुना होगा ये चीज, तो कहते हैं कि हमारे इस फेज में लाइन है, इस फेज में लाइन नहीं है। तो फेज जो होता है ना, फेज फेज उस तार को कहते हैं जिसमें करंट आता है। किस तार को कहेंगे? वो वायर वायर जिसमें करंट आएगा, यानी इनकमिंग करंट। इनकमिंग करंट, जिस जिस तार में करंट आएगा उसे हम फेज के नाम से जानते हैं, ठीक है, फेज के नाम से जानते हैं। अमूमन ये जो फेज होता है, इसे यूनिवर्सली, जैसे कि कहीं पर भी हम वायरिंग करें, तो कोई भी, चाहे दुनिया के किसी भी कोने का कारीगर आ जाए, वो देखते ही समझ जाए कि अच्छा, इस घर में जो तार लगा है उसमें से कौन सा फेज है और कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा अर्थिंग है। तो फेज वायर को हमेशा लाल कलर से लगाया जाता है, लाल रंग के वायर से। इसको किस रंग के वायर से लगाया जाता है? रेड वायर। रेड वायर ये बताता है कि इसमें करंट आएगा, ठीक है, इसमें क्या होगा? करंट आएगा, आएगा। अब देखो, जब करंट आता है तो हीट भी जनरेट करता है, तो इसीलिए इस फेज वाले वायर को हॉट वायर भी कहते हैं, गरम तार। हॉट वायर, गरम तार, ठीक है, उसे हम गरम तार भी कहते हैं। गांव में इसे मेन वायर भी कहते हैं मेन वायर यही है। मेन वायर का मतलब जिसमें करंट आ रहा है, या कुछ लोग इसी को लाइन वायर कहते हैं। लाइन वायर सुना होगा, लाइन वे, न्यूट्रल, अर्थिंग। तो कुछ कुछ लोग अलग अलग टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं, कुछ लोग लाइन कहते हैं, जो पढ़े लिखे रहते हैं वो फेज कहते हैं, क्योंकि फेज हर किसी को समझ में नहीं आता, मतलब कि फेज क्या है। और कुछ लोग मेन वायर कह देते हैं। जैसे जो गांव के मिस्त्री होंगे, उनको इतनी जानकारी नहीं रहती है, वो जस्ट प्रैक्टिस करते 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 वो सीख गए रहते हैं। तो उनको लगता है कि अच्छा अच्छा, जो तार में, जो तार गर्म है उसमें बिजली आती है, इसलिए उसको गर्म तार कह देते हैं। या उसी को कह देते हैं ये मेन वायर है, इसको मत छूना, मार देगा धड़ाक से, ठीक है, तो मेन वायर कह देते हैं। या उसी में लाइन आ रहा है तो उसको लाइन वायर कह देते हैं। गांव में करंट को क्या कहते हैं? अरे, उनको लाइन मार दिया,
है ना? नहीं, नहीं, अरे वो फलाने जो थी उनको लाइन मार दिया, और शहरों में लाइन मारना का अलग मतलब होता है, ठीक है? तो यहाँ पर मत कहना कि लाइन मार दिया, तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। गाँव में लाइन-वाइन मारा जाता है, वो वहाँ पे देखते हैं, ठीक है? तो फेज़ वायर को इतने नामों से अमूमन जाना जाता है, लेकिन अगर कहेगा कि फेज़ वायर को किस कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर तुमको इलेक्ट्रीशियन बना दिया गया, तो तुम मत बनना इलेक्ट्रीशियन। तुम इलेक्ट्रीशियन बिल्कुल मत बनना, नहीं तो सब वो घर बचेगा नहीं, वो उड़ जाएगा, ठीक है? तुम खाली याद रखो इसको। फेज को हम रेड वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? रेड वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ कि अभी ये जो 3 फेज मैंने अलग-अलग कलर से बनाए थे, उनको मैं एक ही कलर से बना देता हूँ। 1 फेज हो गया, 2 फेज और 3 फेज, ठीक है? तीनों फेज में क्या जाएगा? करंट जाएगा, करंट जाएगा। अब एक बात समझो हमेशा, करंट तभी कहीं पर जाएगा जब उसे जगह मिलेगी। जगह मतलब जाने का जगह है। जैसे तुम ट्रेन में सफर करने वाली हो, ठीक है? और लोकल ट्रेन में तुम तभी चढ़ोगी जब लोकल ट्रेन में जगह रहेगी, है कि नहीं? खाली जगह कहीं रहेगी। तो ये यहाँ से जो करंट जनरेट हो रहा है, वो जाएगा कहीं, तभी यहाँ से इस वायर में से जाएगा जब उसे कहीं न कहीं जाने का जगह मिलेगा। तो देखो, जब ये सारे के सारे करंट जहाँ पर जाते हैं, मैं यहाँ पर एक ट्रांसमिशन लाइन बना देता हूँ। दूसरे कलर से, ठीक है? मैं यहाँ पर एक क्या कर देता हूँ, ट्रांसमिशन लाइन बना देता हूँ। यहाँ पर एक ट्रांसमिशन लाइन मतलब कि खंभा है, ठीक है? खंभा है यहाँ पे। अब इस खंभे से मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे सब हटा दो। इस खंभे से मैं एक ऐसा वायर यहाँ पे जमीन में गाड़ देता हूँ, ठीक है? जमीन में, जमीन में। अब देखो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जो धरती है, धरती को हम अर्थ कहते हैं, तो इसके अंदर किसी भी चीजों को सोख लेने की क्षमता है। धरती कहती है, आना है करंट, आओ आओ आओ, मैं तुमको सोख लूंगी। तो अब ये जो करंट इसमें से जाएगा, वो सारा का सारा करंट को एक रास्ता मिल गया कि वो जाकर के धरती में घुस जाएंगे। तो जो ये बड़ा वाला वायर है, क्योंकि ये अर्थ में करंट को लेकर के चला जा रहा है, इसलिए उसको कहते हैं अर्थिंग, ठीक है? इसको क्या कहते हैं? अर्थिंग, अर्थिंग, ठीक है? अर्थिंग। लेकिन ये अर्थिंग वाला कंसेप्ट हमें गांव में देखने को मिलता है। गांव में अगर कहीं पोल वोल रहता है, तो पोल के बाजू से ऐसा वायर निकला रहता है ना? हाँ, हाँ, तो वही बोल रहा हूँ कि गांव में कहीं-कहीं पर ये देखने को मिलता है। लेकिन अब देखो, ये अर्थिंग वाला है। अर्थिंग वाला जो है, इसमें ना, इससे करंट नीचे चला जाता है। तो इसको तुम टच करोगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, इसमें करंट आ नहीं रहा है, ये करंट को भेज दे रहा है नीचे की साइड। तो ऐसे ही शहरों में क्या होता है, शहरों में एक ऐसा तार लगाया जाता है जो वापस से करंट को ले करके आता है, और ये जो करंट को लेकर के आएगा वो ट्रांसफार्मर के पास लाएगा। इस ट्रांसफार्मर के पास करंट को वापस लाने वाले को हम कहते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल, इसमें से करंट जा नहीं रहा है, वापस आ रहा है, एक रास्ता दे रहा है, और ये न्यूट्रल कनेक्ट होता है जमीन से, नीचे ले जाकर के ग्राउंड से, वो कहते हैं ग्राउंड। यानी कि ये यहाँ पर क्या हुआ, करंट गया, करंट गया। अभी तो मैंने तुमको करंट का यूज कहीं दिखाया नहीं, मैंने सिर्फ एक रास्ता प्रोवाइड करवाया कि देखो करंट कैसे कैसे जा सकता है, ठीक है? करंट गया। अब ये करंट इस तार में कभी फ्लो करेगा ही नहीं जब तक उसे कोई रास्ता मिले ना। तो उसे क्या कर देता है, ये न्यूट्रल वाला एक रास्ता कहता है कि अच्छा तुमको करंट आना है, आओ आओ, मैं तुम्हें इधर से ले करके जमीन में भेज दूंगी, जमीन में। तो न्यूट्रल में ये करंट जब यहाँ से टकरा करके वापस आता है, तो इसमें पावर नहीं रह जाती है, ठीक है? इसलिए न्यूट्रल को कोई टच करेगा तो न्यूट्रल तुम्हें करंट नहीं मारेगा, झटका नहीं मारेगा, वो करंट को कहाँ भेज देता है, ग्राउंड में भेज देता है। तो न्यूट्रल वायर जो होते हैं ना, न्यूट्रल वायर को अमूमन ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर या ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है।
तो तुम घरों में अगर देखोगे तो तुम्हारे जो भी वायर आए रहेंगे दो रहेंगे। एक तो लाल कलर का वायर वो रहेगा जो करंट को लेकर के आएगा ट्रांसफार्मर वगैरह से, और ब्लैक कलर हो, ग्रीन कलर हो, येलो कलर हो या ब्लू कलर का वायर हो, वो न्यूट्रल होता है, उसमें करंट आता नहीं है, वहां से करंट चला जाता है और उसे तुम टच करोगे तो वो तुम्हें करंट मारेगा नहीं। या तुम टेस्टर से उसमें टच टेस्टर होता है ना जिससे हम करंट को मेजर करते हैं कि अच्छा आ रहा है कि नहीं, तो टेस्टर से तुम टच करोगे तो उसमें टेस्टर की बत्ती नहीं जलेगी, लेकिन मेन वाले में टच करोगे तो टेस्टर की बत्ती जल जाएगी। हाँ, उसमें पता चल जाएगा हाँ इसमें करंट आ रहा है। तो ये मोटे मोटे तौर पे पहले समझ में आया कि करंट कैसे ट्रेवल करेगा, कौन सा वायर हम टच करेंगे तो हमें करंट लगेगा और कौन सा वायर टच करेंगे तो हमें करंट नहीं लगेगा। ओके, अब देखो इसी पर मैं बताता हूँ कि मान लो कि यहाँ पर कोई चिड़िया बैठी है, ठीक है, इस वाले पर कोई चिड़िया बैठी है। जब तक ये चिड़िया किसी एक ही तार पर बैठी है, एक ही तार पे बैठी है, तब तक उसे करंट नहीं लगेगा। पूछो क्यों? क्योंकि वो सर्किट पूरा ही नहीं कर रहा है, मतलब कि यहाँ से करंट इसमें से जा रहा है, लेकिन ये जो चिड़िया है वो इसी एक ही तार पर है और चिड़िया का कोई भी भाग ऐसे किसी भी चीज से नहीं टच है जो इस करंट को नीचे की तरफ ढकेल दे या एक सर्किट को बना दे पूरी तरीके से। चिड़िया को जो है करंट नहीं लगता। लेकिन अगर ये चिड़िया का पोच इस दूसरे तार में टच हो गया तो मैंने बताया इसमें वोल्टेज कुछ और है, इसमें वोल्टेज कुछ और है, ये टच होते ही हाई वोल्टेज लो वोल्टेज का एक सर्किट बन गया और चिड़िया को मारेगा, चिड़िया धड़ाक से वहीं जल बुझ जाएगी। समझ में आया? तो तुम अमूमन देखोगी कि जितने चिड़िया होती हैं वो एक ही तार पर बैठते हैं। छोटी चिड़िया जितनी होंगी तारों के बीच में गैप काफी रहता है, वो दोनों वो टच नहीं हो पाती हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा चिड़िया है जैसे कि गिद्ध है, बाज है या डक वगैरह है तो वो लोग इस तार पे कभी बैठते हुए दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता रहता है मैं बैठूंगा मेरा पैर इस पे होगा, पूंछ यहाँ सट जाएगा और मैं फिर कभी उड़ने लायक नहीं बचूंगा। समझ में आया? ओके, अब हम ये समझते हैं कि लोग जो गांव में बिजली की चोरी कैसे करते थे। ठीक है, देखो अब मैं अ, इसकी जगह यहाँ पर वही ट्रांसफार्मर फिर से बना देता हूँ। एक फेज, दो फेज, तीन फेज। फेज को हम किस कलर से रिप्रेजेंट करते हैं? फेज को किसी भी कलर से, तो फिर न्यूट्रल को किस कलर से करेंगे? क्या यार, अभी पढ़ा के खत्म भी नहीं हुआ है, है? फेज को हमेशा मैं यहाँ लिख देता हूँ फेज, काले से नहीं लिखूंगा नहीं तो फेज। ठीक है, फेज, इसी को हम कहते हैं लाइन, इसी को हम कहते हैं मेन वायर। ठीक है, मेन वायर लाल से हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर मैं एक ट्रांसमिशन लाइन बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मान लो ये बिजली का पोल है। अब देखो यहाँ पर कोई तुम्हारा घर है, ठीक है, यहाँ पे बिजली। अब देखो अमूमन क्या होता है कि हमारे यहाँ बिजली का जो बिल आता है वो कैसे आता है। तो देखो ये घर है, अब यहाँ पर तीन फेज है, फेज एक दो तीन, तीनों में अलग अलग वोल्टेज है। मान लो कि तुमने नॉर्मल डोमेस्टिक यूज के लिए लिया है तो तुम्हें यहाँ से एक तार खींचेंगे, तुम्हारे यहाँ पोल पर आ जाएगा और यहाँ से तुम्हारे घर में चला जाएगा। तुम्हारे घर में लगा रहेगा क्या? तुम्हारे घर में लगा रहेगा एक मीटर। अब ये जो देखो मीटर है, एक न्यूट्रल बनाना पड़ेगा हमें। यहाँ से एक न्यूट्रल निकला रहेगा, जो न्यूट्रल जाएगा वापस ट्रांसफार्मर के पास और ये ट्रांसफार्मर उसे ग्राउंड में कर देगा। यहाँ पर सारा का सारा सिस्टम लगा रहता है कि इस न्यूट्रल से कितना यूज्ड करंट आ रहा है। जितना भी करंट यूज होगा उतना कम अमाउंट में इस न्यूट्रल से क्या होगा, करंट आएगा। ठीक है, वापस से, और उसी को ये लोग का मशीन रीड कर लेता है और पता कर लेता है कि अच्छा मैंने भेजा था 100 वोल्ट, 100 वोल्ट उसमें से
50 वोल्ट का इस्तेमाल हो गया और 50 वोल्ट वापस आ गया है, यानी 50 वोल्ट के हिसाब से हमें क्या दे देना है, यूनिट दिखा देना है और जो है उनको बिल, हाँ मीटर बिल बता देना है। लेकिन गांव में क्या करते थे, गांव में देखो मैंने बताया कि भाई एक तो तुम्हें मेन यहाँ से एक फेज से देगा, अलग कलर ले लेता हूँ, ये फेज है, ये फेज से तुम्हें एक लाइट आएगी, उसके बाद इसी न्यूट्रल से भी एक वायर आएगा जो तुम्हारे यूज किए हुए रीडिंग को लेकर के वापस जाएगा और यहाँ पर बताएगा उन लोग को। लेकिन गांव में लोग चालाकी मारते थे, ये जो न्यूट्रल वाला था ना इसमें कनेक्ट ही नहीं करते थे, लोग काटी फंसा करके क्या कर लेते थे कि मेन जो रहता था, मेन फेज, वहां से तो वायर ले लेते थे और अपने ही घर में अर्थिंग लगा देते थे। उनको पता है गांव वालों को कि जब तक कोई एक रास्ता मिलेगा नहीं, करंट आएगा ही नहीं, तो इसीलिए वो क्या करते थे, अपने घर के पिछवाड़े में ऐसे गड्ढा खोद करके उसमें तार जोड़ देते थे, उसमें पानी वानी नमक वमक डाल देते थे और जो यहाँ से वो आता था, करंट आता था, वो करंट जो यूज हुआ घर में, नहीं तो कहाँ चला जाता था, जमीन के अंदर ग्राउंड में चला जाता था, ग्राउंड में चला जाता था। और इससे उनका मीटर रीडिंग कुछ आता ही नहीं था और जितनी भी कंपनियां रहती थी वो उनको पता ही नहीं चलता था कि मैं बिजली यहाँ से भेज रहा हूँ 100 वोल्ट, आ रहा है 10 वोल्ट हमारे पास और बाकी कहाँ यूज हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। समझ में? तो ऐसे में क्या करते थे लोग, हाँ यूज हो रहा है लेकिन, हाँ करंट यूज हो रहा है लेकिन यहाँ से जब वो यूज वाला जाएगा तब यहाँ से उनको पता चलता था कि अच्छा कितना यूज हो रहा है, लेकिन इसमें तो कोई कनेक्शन ही नहीं लिया घर वालों ने, यहाँ से थोड़ी पता चल रहा है कि यूज हो रहा है, वो तो यहाँ से न्यूट्रल वाले से पता चल रहा है और न्यूट्रल वाले में कनेक्शन ही नहीं है, तो उनको लगता था कि जितनी बिजली गई है उतना का उतना वापस आ रहा है? तो यहाँ पर लेकिन लोग यूज कर रहे हैं, चोरी कर ले रहे हैं। तब सरकार ने या बिजली कंपनियों ने एक दिमाग लगाया, उन लोगों ने इस तार के ऊपर अब कवरिंग देना शुरू कर दिया, बोला अब काटो, अब लगाओ तुम काटा। तो ये जो मेन तार रहता है, मेन तार के ऊपर क्या कर देते वो लोग, कवरिंग देना शुरू कर देते थे, कवरिंग देना। अब अगर तुम, पहले लोग ऐसे ही देखते थे, इसमें लाइन है तो इसमें कांटा फंसा लो, इसमें लाइन है तो इसमें कांटा फंसा लो, इसमें लाइन है तो इसमें कांटा फंसा लो। तो गांव में देखा होगा एक ही बार एक ही मेन लाइन पर कई सारे लोगों ने कांटा फंसा फंसा कर अपने घर में बत्ती जला रहे होंगे। तो कभी कभी क्या होता था कि मान लो एक ही वाले वायर, एक ही मेन वायर पर बहुत ज्यादा लोड हो जाता है, यानी बहुत सारे लोगों ने एक ही वायर पर अपना घर का बिजली कनेक्शन ले लिया है, वही वायर ही गल जाता था। बोलता था हट, हम इतना लोड थोड़ी सह पाएंगे, हमारे अंदर आ रहा है 100 वोल्ट और साले तुम 100 लोग एक एक घर 100 वोल्ट यूज कर रहे हो, हम कैसे सह पाएंगे इतना? वायर ही भ्रष्ट हो जाता है। फिर कहते हमारे यहाँ का ट्रांसफार्मर उड़ गया है, फिर एक में भी लाइट नहीं आएगी। समझ में? तो इस तरीके से लोग गांव में चोरी वगैरह करते थे और फिर जो कंपनियां थी उन लोगों ने इस पर एक कवरिंग दे दे करके फिर चोरी को रोका धीरे धीरे। अब तो हालांकि चोरी बहुत कम हो गई है, लोग अपना कनेक्शन वगैरह लगवा लेते हैं। ठीक है, अब तुम्हारे घर की बात बताता हूँ। जैसे जब तुम घर में देखते हो, घर में तुम्हारे सॉकेट होता है, एक ऐसा बिल रहता है, उसमें एक ऐसा बिल रहता है और एक ऐसा बड़ा सा बिल रहता है ना? देखो इसमें एक जो बिल रहेगा, एक रहेगा फेज का, एक रहेगा न्यूट्रल का और एक रहता है अर्थिंग। हालांकि अर्थिंग का हमारे यहाँ मतलब शहरों में ज्यादा यूज होता ही नहीं है, लेकिन ये अर्थिंग क्यों दिया रहता है मैं समझाता हूँ। और ये अर्थिंग वाला तुमको जो फूटी है वो खाली बड़े मशीनों में ही मिलेगा, जैसे प्रेस हो गया, प्रेस में मिल जाएगा, या फ्रिज हो गया, फ्रिज में मिल जाएगा, वॉशिंग मशीन वगैरह में मिल जाएगा। क्यों रहता है कि जैसे मान लो कि ये फ्रिज है, ठीक है, ये फ्रिज है, और फ्रिज में क्योंकि ये बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, मान लो कि जो वायर निकला है इसके अंदर से, कभी कभी ये वायर में कटिंग हो गई और इसके मेन वायर से जो पावर है वो फ्रिज की बॉडी पर जाने लगा। ठीक है, कहाँ चला जाने लगा?
फ्रिज की बॉडी पर। तो तुम क्या करोगे कि जैसे ही इस चीज को इस अपने इसके पुटी जो रहता है तो क्या कहते हैं, सॉकेट, जो सॉकेट रहता है, इस सॉकेट को जैसे ही तुम इस प्लग में लगाओगे तो देखो ये ग्राउंड है। ये ग्राउंड का काम ही क्या है कि किसी भी जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसके बॉडी का जो करंट है उस करंट को ले और ग्राउंड में भेज दे। ठीक है, ये बड़ा वाला तो लगा हुआ है, तुम्हारे इसमें भी कनेक्शन है ही, तो तुम अब भले ही इसमें यहाँ वायर कटा हुआ है, बॉडी पर करंट जा रहा है, तो तुम टच भी करोगे इस फ्रिज को तो तुम्हें करंट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके बॉडी का करंट ग्राउंड हो चुका है, जमीन में जा चुका है। लेकिन अगर यही ग्राउंड नहीं रहता, अर्थिंग नहीं रहता, तब तुम फ्रिज छू के दिखाओ, तुम खोलने जाओगे फ्रिज को, तुम्हें खोल के रख देगा। समझ में? हाँ, तो हमारे घरों में ये तीन तीन जो होल दिए रहते हैं सॉकेट के लिए, वो उसमें क्या क्या होता है, ये चीज क्लियर हो गया पूरा। अर्थिंग का इस्तेमाल कहाँ होता है, समझ में आ गया। न्यूट्रल वायर को हम किस कलर से दिखाते हैं? ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, किसी भी कलर से। लेकिन फेज वायर को रेड, 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 रेड। क्लियर है एकदम? कहीं कोई दिक्कत? अगर कहीं दिक्कत नहीं, नहीं है तो हम ये देख लेते हैं कि अगर बिजली का बिल हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। बिजली का बिल जो आता है उसे हम अगर हमें अपने से कैलकुलेट करना होगा तो क्या हम कर लेंगे? बहुत आसान होता है बिजली का बिल कैलकुलेट करना। देखो, लाइट बिल कैलकुलेशन, लाइट बिल कैलकुलेशन, इसका फॉर्मूला क्या है? तो सबसे पहले हमें इसमें दो चीजें निकालनी रहती है। नंबर 1, कितना यूनिट खर्चा हुआ, और फिर नंबर 2, बिल कितना आया। तो यूनिट यूनिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमारा जो भी इंस्ट्रूमेंट है, चाहे पंखा है, लाइट है, ट्यूबलाइट है, प्रेस है, फ्रिज है, हा? जो भी चीज है उसका पावर देखेंगे। पावर वो कितने पावर का है, यानी कितना पावर कंज्यूम करता है। तो पावर का यूनिट क्या होता है? वाट। ठीक है, वाट, वाट। उसके बाद वो कितने दिन तक चलता है, क्योंकि बिजली का बिल हर दिन का थोड़ी निकलता है, महीने महीने बिजली का बिल आता है ना। हाँ, तो अमूमन डे जो रहता है वो 30 दिन रहता है। ठीक है, अमूमन। उसके बाद वो दिन में कितने घंटे चलता है, यानी टाइम। टाइम को हम क्या लिखेंगे? आवर में। ठीक है, टाइम को हम यहाँ क्या लिख लेंगे? आवर, आवर। और इस चीज को 1000 से डिवाइड कर दो तो तुम्हें यूनिट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा तुम्हारा? यूनिट, यूनिट। उसके बाद जब यूनिट निकल जाए तब बिल निकालने के लिए क्या करो? उस यूनिट को, तुम्हारे बिल का रेट क्या है, कितने रुपए पर यूनिट आ रहा है, जैसे कि 2 रुपए पर यूनिट, 3 रुपए पर यूनिट, उस रेट से तुम मल्टीप्लाई कर दो उस यूनिट में, तुम्हारा बिजली का बिल निकल जाएगा। बिजली का बिल निकल जाएगा। इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, तब वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो, जैसे न्यूमेरिकल में कहता है कि भैया, क्या कहता है? कहेगा कि किसी कूलर पर, किसी कूलर पर 700 वाट, वाट 700 वाट तथा 220 वोल्ट लिखा है, 220 वोल्ट लिखा है। इसे प्रतिदिन 8 घंटा चलाया जाता है। इसे प्रतिदिन कितने घंटा? 8 घंटा चलाया जाता है, चलाया जाता है। यदि 3 रुपए प्रति यूनिट बिल लिया जाए तो, यदि 3 रुपए प्रति यूनिट
बिल लिया जाए तो 15 दिन का बिल कितना होगा? 15 दिन का बिल कितना होगा? ठीक है, कितना होगा? देखो, इसमें तो अभी एक ही इंस्ट्रूमेंट दिया है, मतलब कि एक ही कूलर दिया है, लेकिन कभी कभी क्या होगा, ऐसे कर देगा कि भैया 10 पंखे 4 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 30 दिन चलाए जाते हैं तथा 5 ट्यूबलाइट 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 30 दिन चलाए जाते हैं। फिर उसके बाद दे देगा कि कितने दिन का बिजली का बिल निकालो। ठीक है, तो उसमें वो सब भी हम देखेंगे, लेकिन पहले अभी ये सिंपलेस्ट वाला समझते हैं। तो हमें पहले क्या करना है, डेटा देखना है। डेटा में हमको क्या पता रहता है, क्या क्या दिया है। क्या है कि भैया वॉट दिया है, यानी पावर दिया हुआ है। कूलर का कितना है पावर, 700 वॉट, 700 वाट। अब देखो फंसाने के लिए वोल्ट दिया है, क्या हमारे फॉर्मूले में कहीं वोल्ट का जिक्र हुआ था? नहीं हुआ था। तो वोल्ट लिखना है, लिख लो। ठीक है, 220 वोल्ट लिख लो। हाँ, उसके बाद 8 घंटा, 8 घंटा यानी टाइम दिया है, 8 आवर। और दिया है कि इसका रेट कितना है, रेट है 3 रुपए प्रति यूनिट। और दे दिया है 15। उसके बाद हमको कह रहा है बिजली का बिल कितना है, तो हमको फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या है भाई, पहले हमें निकालना होगा यूनिट। यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, वॉट इंटू डे इंटू आवर डिवाइडेड बाई 1000। कहीं वॉट इसमें वोल्ट दिखा, कहीं वोल्ट कहीं नहीं दिखा, तो हम वोल्ट को छोड़ देंगे। ये वोल्ट खाली हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है। वॉट कितना है भैया, 700 वॉट। डे कितना है, कहा कि 15 दिन, है ना, 15 दिन। और आवर कितने चल रहे हैं, तो 8 घंटे। डिवाइड कर दो 1000 से, 1 2 कट जाएगा, 2 5 10, 2 4 8, 5 3 15। और आ जाएगा कितना, 7 × 4 × 12, और 12 7 84। ये आ गया हमारा यूनिट। हमारा 15 दिन का यूनिट कितना हो गया, 84 यूनिट। अब उसके बाद बिल निकालना है, तो बिल इज इक्वल टू यूनिट मल्टीप्लाई बाई रेट। तो यूनिट आ गया 84 और रेट है 3 रुपया, तो हमारा बिल कितना आ जाएगा, 3 × 4 = 12, 2 3 × 8 = 24, 1 25, यानी 252 रुपए, 252 रुपए हमारा बिल आ गया, हमारा बिल आ गया। समझ में आ गया? तो इस हिसाब से हम लोग बिजली का बिल निकाल सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी कल इस पे और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, चलो।